मुंबई में गिरफ्तार हुआ था, पुणे का था वो, उसने 6 महीने में 800 लड़कियों को फंसाया था, नाबालिग। और जब उसका फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ उसके मोबाइल का और उसमें डेटा रिकवरी की गई तो इन 800 बच्चियों की 700 ऑब्सीन फोटोग्राफ्स मिली। हमने वो डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो किए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। विश्वास नहीं होगा आपको कौन था वो व्यक्ति, उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी। एक आजकल चल रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड है वो, कि फोन आता है कि आपको पार्सल बुक किया आपने, हाँ, फेडेक्स वाला है ना, जी हाँ, जी हाँ। पार्सल बुक किया, उसमें ड्रग्स मिले। जी हाँ। आप कहीं गेमिंग को देखो तो उसमें डेड बॉडी, बुलेट्स, मर्डर, गन्स, वेपन्स, ब्लड, रेप, सेक्स, ड्रग्स, क्या नहीं है, सब कुछ रहता है। हाँ। तो बच्चा अगर उसको करता रहेगा तो उसका माइंड तो डैमेज होगा। पोर्न साइट्स में जो लोग जाते हैं तो उनको ट्रैप करते हैं लोग। इट इज कॉल्ड स्केयरवेयर। डार्क वेब इज यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, जहाँ पे आप डेटा स्टोरेज होता है, जैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिकल कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज स्पेस ऑल्सो, बिकॉज स्पेस बहुत है, तो उसके लिए भी यूज होता है, बट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज होता है। वहाँ पे एक बहुत इनफेमस वेबसाइट थी, उसको बोलते थे सिल्क रूट। तो सिल्क रूट एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें आप जाके ड्रग्स एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड अवैध हथियार एंड कई कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर देते और लोग फिर उसमें बिटकॉइन में पेमेंट होता था और वो चीज़ आपके घर तक पहुंच जाती थी। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उस गेटवे के हेल्पलाइन नंबर पे या फिर उस गेटवे की वेबसाइट के एक ईमेल होगा उसका होगा हेल्प सेंटर का, वहाँ ईमेल करिए कि मैंने ये पेमेंट नहीं किया है और इसकी जांच हो जाए। जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खतरा भी बढ़ रहा है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई सारे जरूरी काम, जैसे शॉपिंग और बैंकिंग से लेकर एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया तक, हम इंटरनेट के जरिए करते हैं। ऐसे में अपनी साइबर सिक्योरिटी को अश्योर करने के लिए क्या कुछ जानना बहुत जरूरी है। इसी टॉपिक पर आज का पॉडकास्ट आधारित है और आज के पॉडकास्ट में आमंत्रित हैं आईपीएस मिस्टर वरुण कपूर सर। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुदगल और आज साइबर सिक्योरिटी के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आईपीएस ऑफिसर मिस्टर वरुण कपूर सर। वरुण कपूर सर मध्य प्रदेश में स्पेशल डीजीपी हैं और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की दिशा में लंबे समय से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटली इंडिया वेल वर्स्ड हो। सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो यही है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम कर रहे हैं, तो एक लाजमी सवाल है कि हाल में हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी की क्या स्थिति है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं पर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इतने लोगों को प्रभावित कर रहा है कि वो एक आज की तारीख में मेरे विचार में सबसे बड़ी चुनौती सिटीजन सिक्योरिटी के लिए अगर कोई है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, वो है साइबर सुरक्षा की चुनौती। मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है पुलिस ऑफिसर के रूप में, तो मैंने हर प्रकार के अपराध को देखा है, हर प्रकार की सुरक्षा समस्या को भी देखा है, डील किया है। तो इस अनुभव के बाद भी मैं आपको बोल सकता हूं कि आज की डेट में, आज की टाइम में, इफ देयर इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिविजुअल एंड सिटीजन सिक्योरिटी, इट इज साइबर सिक्योरिटी। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग डेंजर। आपने इंडिविजुअल्स की बात करी और साइबर सिक्योरिटी या खतरे की बात करी। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को साइबर का सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? देखिए, साइबर के खतरे तो बहुत हैं एंड वो सबसे बुरी बात यह है कि साइबर के क्षेत्र में आपको खतरा दिखता नहीं है कभी। तो जो खतरा दिखता नहीं है वो दिखने वाले खतरे से हमेशा ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे खतरे को डील नहीं कर सकते। यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट बिकॉज यू कैन नॉट सी द डेंजर। तो इसीलिए हम इंसान हैं, हम लोग ऐसे बने हैं कि जो हमें खतरा दिखता है या जो हमें खतरा महसूस होता है उसके लिए हम तैयार रहते हैं और उसके लिए कुछ हम उपाय करते हैं टू कीप आवरसेल्फ सिक्योर। बट इमेजिन अ डेंजर विच यू कैन नॉट सी, then you cannot even feel it and obviously then you cannot do anything to secure yourself. तो this is a very big problem जो इस दुनिया में आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया ही अलग है। साइबर दुनिया अलग है, असली दुनिया अलग है। लोगों को पहले इसको रियलाइज करना चाहिए, फिर वो ऐसे खतरे से डील कर सकते हैं जो अदृश्य है। तो that is why it affects everyone। मैं तो हमेशा जब सेशन लोगों को बताता हूँ तब ये हमेशा बोलता हूँ ये एक ऐसा खतरा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। पहले तो साइबर क्राइम, कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो बोले कि मेरे पास साइबर क्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि सबके पास है वो डिवाइस जिससे साइबर क्राइम आता है, वो मोबाइल फोन। दूसरा, वो कभी भी हो सकता है,
साइबर क्राइम के लिए कोई समय भी नहीं है। आप अपने घर में पलंग पे लेटे हो तो आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है, आप गाड़ी चला रहे हो तो हो सकता है, आप वॉशरूम में बैठे हो तब हो सकता है, इनफैक्ट आप सो रहे हो तो भी हो सकता है, सो रहे हो तब भी हो सकता है। तो इट कैन हैपन एनी टाइम, इट कैन हैपन टू एनीवन एंड इट कैन हैपन इन एनी वे। एक और बड़ा चैलेंज है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज अ वन मिस्टेक क्राइम। आप एक गलती करो, फिर आप देखो क्या हो सकता है। एक गलत फोन उठा लो, एक गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, एक गलत QR कोड स्कैन कर लो, एक गलत फाइल डाउनलोड कर लो, एक गलत ऐप इंस्टॉल कर लो, एक गलती करो और आप देखिए कहाँ जा सकते हैं। 5,000, 2,000, 1,000 रुपए भी जा सकते हैं और आपकी जान तक जा सकती है। तो और वो गलती आपने कब की ये आपको मालूम भी नहीं होगा। बाद में आप बोलते रहना, अरे मैंने कौन सा फोन उठा लिया, मैंने क्यों ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, बट गलती तो हो गई और ऐसा क्राइम हो गया आपके साथ जो फिर अदृश्य है, दिखता नहीं है जब तक हो नहीं जाता है। दैट इज व्हाई इट हैज बिकम वेरी बिग प्रॉब्लम, आई बिलीव। तो जैसे आपने बताया कि आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ में एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपोज हैं, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं। हमें बताइए, क्या आज साइबर क्राइम की दुनिया में कोई ऐसा ट्रेंड है जो ज्यादा देखने में आ रहा है, जिससे लोगों को ज्यादा ट्रैप किया जा रहा है? या देखिए, साइबर क्राइम के देयर टू बेसिक ट्रेंड्स ऑफ साइबर क्राइम। वन इज द फाइनेंशियल साइबर क्राइम, जिसे मैं बोलता हूँ, पैसे जाते हैं लोगों के, और दूसरा है सोशल साइबर क्राइम, जिसमें लोगों की प्रतिष्ठा जाती है, उनकी नाम जाता है, उनका सुख चैन जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी चली जाती है। तो वो उसके दो अलग अलग प्रकार हैं। ज्यादा जो डोमिनेट करता है इन माय ओपिनियन इज फाइनेंशियल साइबर क्राइम। तो लोगों के पैसे जा रहे हैं और विभिन्न तरीकों से जाते हैं और वो तरीके अपने बदलते भी रहते हैं। और मोस्टली ऑल ऑफ दिस फाइनेंशियल साइबर क्राइम जो हैं, दे आर बेस्ड ऑन अ अटैक कॉल्ड फिशिंग अटैक। तो ये फिशिंग अटैक बेस्ड हैं, चाहे वो ऐप से हो, चाहे वो SMS से हो, चाहे वो फोन से हो, चाहे वो ईमेल से हो, बट वो होता है फिशिंग। मतलब फिशिंग मतलब मच्छी पकड़ना। तो जैसे मछुआरा मच्छी पकड़ता है, कांटा फेंकता है, हजारों मछलियां निकलती हैं, एक पकड़ी जाती है, उसका काम हो जाता है, उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। वैसे ही इन क्रिमिनल्स के लिए घर बैठे बैठे वो अटैक करते हैं लोगों को, चाहे SMS से, चाहे फोन से, चाहे ईमेल से, जैसे मैंने बोला, और फंसाते हैं। वो सब नहीं फंसते, कुछ फंस जाते हैं, उनको सबको फंसाना भी नहीं था। तो ऑल दीज फाइनेंशियल क्राइम्स आर बेस्ड ऑन फिशिंग अटैक्स। तो ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है और सबसे ज्यादा यही देखने में आ रहे हैं। बट अदरवाइज ऑफ कोर्स दूसरे भी हैं जो सोशल साइबर क्राइम है, लाइक साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। बट मेनली आई बिलीव दिस इज अ फाइनेंशियल क्राइम विच इज डोमिनेटिंग। तो सर, अगर ये क्राइम हमारे साथ में हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो अवेलेबल सेफ्टी मेजर्स हैं जैसे फायरवॉल हो गया या एंटीवायरसेस हो गए, क्या ये सफिशिएंट है हमें बचाने के लिए, या कुछ और अलर्टनेस और एडवांसमेंट की जरूरत है? ये ही सबसे बड़ा इशू है ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आई बिलीव। क्योंकि देखिए, असली दुनिया में आई एम अ पुलिस ऑफिसर, मेरा काम है सुरक्षा देना। अगर आप मेरे पास आए और बोले कि मेरे को सुरक्षित करिए, मेरे को कोई डेंजर है, तो मैं बहुत सारी चीजें करके आपको सुरक्षा दे सकता हूँ। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। मैं पेट्रोलिंग कराऊंगा, मैं चेकिंग कराऊंगा, मैं आपको पर्सनल सिक्योरिटी दूंगा, मैं सर्वेलेंस कराऊंगा, मैं प्रिवेंटिव अरेस्ट करा सकता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं करके आपको सुरक्षा दे सकता हूँ। बट अगर आप मेरे पास आए और बोले कि मुझे साइबर दुनिया में बहुत खतरा है, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। करना आपको है। आपको साइबर दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं रख सकता, बिकॉज साइबर क्राइम में बोलता हूँ, एक क्राइम ऐसा क्राइम है जो आपके और आपके उपकरण के बीच में घटित होता है। आपके और आपके उपकरण के बीच में कौन आता है? आई डोंट थिंक कोई आता है। तो गलती भी आपको करनी है, सही भी आपको करना है, फंसना भी आपको है, बचना भी आपको है। करना उस व्यक्ति को है, और वो क्या करना है वो है दैट आई कॉल द ओनली की टू साइबर सिक्योरिटी। दिस इज द ओनली वे, इट्स नॉट द बेस्ट वे। यही एक तरीका है, और वो है आपकी जागरूकता। जितने आप जागरूक होगे, उतने आप सतर्क होगे, मतलब अलर्ट होगे, उतने आप सिक्योर होगे। एंड जागरूकता मेरे विचार में इज जानना नहीं होता। जागरूकता मतलब जानना, फिर उन चीजों को करना। लोग सोचते हैं हमें जानकारी है तो हम जागरूक हैं। नो, जानकारी है तो आप जानकार हो जाओ, उसको यूज करोगे तो आप जागरूक। तो जागरूकता है जानना, करना, हर बार करना। एंड योर ओन अवेयरनेस, योर ओन, नोबडी एल्स कैन बी अवेयर फॉर यू। आपकी अवेयरनेस आपकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है साइबर दुनिया में। सर, पिछले कुछ समय में हमने डीप फेक वीडियोस बहुत ज्यादा देखे, अभी हाल ही में। क्या AI एडवांसमेंट के बाद में ये साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी होगी, ऐसा हम मान सकते हैं? डेफिनेटली, वो तो है ही। साइबर क्राइम के लिए फॉर एनीथिंग AI को हमेशा बोलते हैं कि सबसे आने वाले जनरेशन, आने वाले समय में बहुत बड़ी खतरा है मानवता के लिए, नॉट ओनली फॉर सुरक्षा। उसमें अच्छे पहलू भी बहुत हैं, पर उसमें बुरे भी बहुत चीजें हैं। तो ये जो डीप फेक एंड ऑल है, इट इज बेस्ड ऑन द AI टेक्नोलॉजी। और AI का मतलब होता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन।
कोई भी एआई सिस्टम होगा वो सूचना पे आधारित होता है। जी हाँ। जितनी ज्यादा सूचना आप उस एआई सिस्टम में डालो उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो डीप फेक होता है ये है सूचना आपके वीडियोस जो फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करते हैं, वो होता है आपके फोटोग्राफ्स, वो भी आपकी सूचना है, दैट्स योर इन्फॉर्मेशन। तो जितनी उनको मिल जाएगी उतना वो परफेक्ट डीप फेक वीडियो बना सकते हैं। तो ओनली वे टू डील विद सच ए सिचुएशन इज कि अपनी सूचना को आप सुरक्षित रखिए, जितना संभव हो उसको सुरक्षित रखिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो और लोगों गलत लोगों तक पहुंचे ना, एज ए रिजल्ट फिर प्रॉब्लम ना आए। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से हम तस्वीरें शेयर करते हैं या रील्स बनाते हैं या अपनी पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं, ये सब खतरा है? यस जी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्ड है एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी में, आपको अपनी और करना आपको है, मतलब मुझे बार बार ये बोलता हूँ और कोई नहीं कर सकता, आपको अपनी सूचना को सुरक्षित रखना है। तो कितना शेयर करोगे, किसके साथ शेयर करोगे, कब शेयर करोगे कि भी नहीं करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो प्लीज डिसाइड दैट। ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहो, कुछ भी पोस्ट लाइक शेयर फॉरवर्ड करते रहो, कोई भी रील डालते रहो, कहाँ जा रही है, कौन उसका क्या उपयोग दुरुपयोग कर सकता है, हमको परवाह नहीं रहती। क्योंकि जितने लाइक आए उतना अच्छा, जितने फ्रेंड उतने फेमस, जितने फॉलोअर उतने पॉपुलर। तो लोग एंड स्पेशली युवा जो है ये करते रहते हैं, और जब गलत हाथ में पहुंच जाती है तो ये अपराध का आधार बन जाती है। तो इसलिए यू हैव टू सिक्योर योर इन्फॉर्मेशन। फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस आर आल्सो योर इन्फॉर्मेशन। तो वी हैव टू डिसाइड किसके साथ शेयर करना, कब करना, कितना करना। जैसे केस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एक बेंगलोर शहर है, बेंगलोर में जो सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है, नाउ शी इज नंबर 1 गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ बेंगलोर। तो शी मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि इतने बड़े शहर में नंबर 1 है। उनका मेरे को एक संपर्क आया, उन्होंने बोला सर मेरी मदद करिए। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया मैडम? तो उनकी बेटी है जो 2nd ईयर कॉलेज में पढ़ती है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट है। उन्होंने अपनी एक पर्सनल फोटोग्राफ एक वर्चुअल फ्रेंड के साथ ऑनलाइन शेयर करी। अब वो वर्चुअल फ्रेंड एक और नया टर्म है, ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, बट वो फ्रेंड बन जाते हैं और एक दिन बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने शेयर करी। एज अ रिजल्ट उनके उस आदमी जो भी व्यक्ति था उसने उस एक फोटोग्राफ की मदद करके उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब उनकी माँ मेरे से बोल रही है कि सर आपको तरीका बताइए कि हम इसको इंटरनेट से हटा दें इस फोटो को। तो आई टोल्ड मैडम ये दुनिया तो असली नहीं है, तो इसमें एक बार आ गया तो आ गया, नाउ यू हैव टू ओनली डील विद इट हाउ बेस्ट यू कैन। तो बट वो फोटोग्राफ शेयर करी किसने? उस बच्ची ने करी। अगर वो थोड़ी अवेयर रहती, अलर्ट रहती कि किसके साथ कब कैसे, तो वो शायद नहीं करती तो इस जाल में नहीं फंसती। तो अल्टीमेटली सोर्स आप ही है। आप ही हैं, यू आर द ओनली सोर्स, ओनली योर अवेयरनेस कैन हेल्प यू। राइट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सर घूम फिर के बात यही आती है कि आज जो मोबाइल फोन्स और इंटरनेट हमारी लाइफ का हिस्सा है और सबसे ज्यादा विक्टिम भी हम वहीं से बन रहे हैं, वही वल्नरेबल पार्ट है। उसी से अपने आप को बचाने के लिए जैसे ये फोन कॉल्स आते हैं, फ्रॉड्स, SMS, क्या ट्रेनिंग की जरूरत हमें होती है या क्या अवेयरनेस की हमें जरूरत होती है? उसके लिए आई कैन गिव यू वेरी सिंपल, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। बिकॉज मैंने बोला ना ये सारे अटैक्स फिशिंग अटैक्स होते हैं, किसी टाइप के फिशिंग अटैक होते हैं, राइट? तो ऑल दीज फिशिंग अटैक्स आर बेस्ड ऑन 2 ह्यूमन इमोशंस। आपकी 2 इमोशंस को वो एक्सप्लॉइट करके आपको फंसाते हैं। एक है आपको डराएंगे, फियर। तो डर मतलब इंसान फिर बिना सोचे समझे चीजें करता है। तो डराना इज वन इमोशन विच दे एक्सप्लॉइट। वो डर छोटा भी हो बड़ा हो अलग बात है। जैसे बीच में चला था कि एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता था कि आपका बिजली का बिल भरा नहीं है और आपका बिजली का वो कट जाएगा, है ना? तो आप ये QR कोड लगा है, इसको स्कैन करके पैसे दे दीजिए तो कट जाएगा। अब कई लोग थोड़ा मतलब बिजली का क्यों तो थोड़ा डर गए और फिर कई लोग नहीं फंसे, पर कई लोग ने बोला चलो दे दो एटलीस्ट अपना तो काम खत्म होगा, वो दे देते हैं। थोड़ा सा डर गए। एक आजकल चल रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड है वो कि फोन आता है कि आपको पार्सल बुक किया आपने, फेडेक्स वाला है ना, कि पार्सल बुक किया उसमें ड्रग्स मिले, तो पीपल गेट स्कैर्ड कि नहीं मैंने तो नहीं किया। और ऐसे कई वो करते हैं तरीके डरा के आपको उनकी मन मुताबिक चीज करने के। बिकॉज जब इंसान डर जाता है तो वो इरेशनल बिहेवियर करता है, तो दैट्स व्हाट दे वांट। एंड सब नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। दूसरा इमोशन इज लालच, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ता ऐसे बनाते रहते हैं लोग, फंसते रहते हैं और उनको पैसे देते रहते हैं या जो भी वो चाहे। तो ये 2 चीजों को यूज करके आपको फंसाएंगे। तो अगली बार वो फोन आए या अगली बार वो SMS आए या व्हाट्सएप आए या ईमेल आए जिसमें डर या प्रलोभन का कोई ना कोई एंगल है, तो यू मस्ट बिकम अलर्ट दैट दिस इज मे बी राइट, मे बी रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग सारे गलत होते हैं, बट इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो।
तो फिर आपको क्या करना है? दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। द फिशिंग से बचना है तो ये 2 स्टेज प्रोटोकॉल जो मैंने अनुभव से देखा है बनाया, ये इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये हर बार कर सको देन आप फिशिंग से बचोगे। फिशिंग से बचोगे तो साइबर क्राइम के बहुत बड़े धड़े से आप सिक्योर होगे। पहला प्रोटोकॉल है कि साइबर दुनिया में अनजान से कभी कोई संपर्क मत रखना। अनजान है तो संपर्क मत रखना। अनजान फोन कॉल आए आप उठा लो, बट कोई जानकारी मत दो। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। अनजान ईमेल आए तो कोई फाइल डाउनलोड मत करो। अनजान एसएमएस आए तो कोई लिंक मत दबाओ। मीन इफ इट इज अनजान तो आपको डराएं, चाहे आपको फंसाएं, प्रलोभन दें, यू शुड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट। दैट्स फर्स्ट। सेकेंड, बिकॉज इट इज वर्चुअल वर्ल्ड, इसमें आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है मेरे प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो वो मैं हूं, मेरा फोटो है, मेरा नाम है, बट वो मैं थोड़ी हूं। तो इवन इफ इट अपीयर्स नोन, ये सेकंड प्रोटोकॉल, उसको आप वेरीफाई करो। बिना वेरिफिकेशन अगर आप आगे बढ़ोगे तो इट इज एज गुड एज हैविंग इंटरेक्शन विद अननोन। तो ये 2 चीजें अगर आप कर सकते हो और हर बार कर सकते हो, अनजान से कोई संपर्क नहीं, और जाना पहचाना भी लगे तो उसको एक बार वेरीफाई करिए। अगर आप ये कर सकते हैं, हर बार कर सकते हैं, तो फिशिंग से आप काफी हद तक बचोगे। और जब आप बचोगे उससे तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारे साइबर क्राइम से सुरक्षित हो जाओगे। सर, आपने अभी अभी एक टर्म का यूज किया, वर्चुअल। यस। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण सुनने में मिल रहे हैं जब बच्चे वर्चुअल गेम्स के ट्रैप में आते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है और जिसका परिणाम बहुत डेडली हो रहा है। हम देख, अभी हमने सुना हाल ही में इंदौर में भी एक बच्ची थी जिसने ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दी, क्योंकि उसमें उसको एक गेम के तहत ये टास्क दिया गया था। बात यह है, सवाल ये है कि अगर ये गेम्स इतने डेडली हैं तो इन पे कोई चेक क्यों नहीं है? ये एक और विडंबना है वर्चुअल दुनिया की, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्लॉक एंड प्रोहिबिट एनीथिंग। वो जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी वो सूचनाएं हैं, वो सब तक पहुंचेंगी। आप उसको बैन या प्रोहिबिट या उसको सेंसर नहीं कर सकते, मुश्किल है। आप कर सकते हो, एक यूआरएल आप बंद कर दो तो फिर वो दूसरे नाम से उसको चालू कर देते हैं ना। पबजी इंडिया में बैन हो गया था, लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे कि वेरी वेरी गुड, बट आप किसी बच्चे से पूछ लो कि पबजी को डाउनलोड ऑफिशियल साइट से तो ब्लॉक है, कहाँ से करना है, आपको हर बच्चा बता देगा। आई थिंक 5वीं 6ठी का भी बता देगा। तो इट हैज नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। सो द बेस्ट वे इज टू डील विद इट एज इट इज। कैसे उसको डील करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, नॉट टू स्टॉप इट फ्रॉम रीचिंग द पीपल, बिकॉज इट विल रीच। अब आपको उसको कैसे डील करना है वो अपना उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं बच्चों के पास जब जाता हूं, उनको जब सेशंस में बताता हूं, तो उनसे ये बोलता हूं कि आपको करना उन्हीं को है। अगेन आई टेल यू ना, इट्स बिटवीन यू एंड योर डिवाइस। कोई आपको नहीं सुरक्षा दे सकता, आपको खुद करना है। तो जब वो अवेयर होंगे तो फिर वो करेंगे। तो उनको मैं ये समझाता हूँ, आपको अगर ऑनलाइन गेमिंग करनी है उसको जरूर करिए, बट 2 चीजें को हमेशा याद रखिए। पहली चीज है, आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपको करना है, आप करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, अदरवाइज यू विल फॉल सिक। उसको बोलते हैं गेमिंग डिसऑर्डर। तो वो एक WHO की रिपोर्ट में आया है, तो उन्होंने पाया है कि ज्यादा करोगे तो यू बिकम, बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए उनको बताओ कि आप पहले उसको फिक्स टाइम के लिए करो। दैट्स वन उपाय। यू मस्ट डू इट, इफ यू वांट टू डू इट, नो प्रोहिबिशन, नो बैनिंग, आप करो, बट फिक्स द टाइम। सेकेंड इज फिक्स कंटेंट। एज स्पेसिफिक कंटेंट शुड बी इंसिस्टेड। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को गेम में आती हैं, जो मतलब आप कई गेमिंग को देखो तो उसमें डेड बॉडी, बुलेट्स, मर्डर, गन्स, वेपन्स, ब्लड, रेप, सेक्स, ड्रग्स, क्या नहीं है, सब कुछ रहता है। तो बच्चा अगर उसको करता रहेगा तो उसका माइंड तो डैमेज होगा। तो इसीलिए इट इज बेटर टू हैव फिक्स्ड टाइम एंड फिक्स्ड कंटेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली करना बच्चों को है, खुद ही करना है उनको। तो उनको बताना है, उन तक मैसेज पहुंचाना है, उनको केसेस के साथ बताना। कई केसेस हैं, एग्जाम्पल सेट दिखाना है, राइट। सर, मुझे अब तक जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ से बात समझ में आई कि जब हम अनआइडेंटिफाइड सोर्स से कंटेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं, तब हम ट्रैप होने का खतरा खुद ही बढ़ा रहे हैं। राइट। पॉर्न इंडिया में देखा जाता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। क्या पॉर्न देखने वाला व्यक्ति ज्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक के लिए? देखिए, पॉर्न साइट्स जो होती हैं उस पे एक तो एज का फैक्टर है, दैट देयर इज नो वे दैट अ माइनर कैन नॉट एक्सेस इट, बिकॉज अगेन डिवाइस इज विद एवरीवन, द एक्सेस इज विद एवरीवन. इफ द parents have put some software in the child's device which will block these kind of sites, then it is okay.
बट दैट्स वे ऑफ दैट बच्चों तक ना पहुंचे, बट अदरवाइज बच्चों तक भी पहुंच रहा है। तो एक तो इशू है एज ऑफ द चिल्ड्रन हु आर एक्सेसिंग इट। दूसरा रहता है कि उसके बाद पोर्न साइट्स में जो लोग जाते हैं तो उनको ट्रैप करते हैं लोग, इट इज कॉल्ड स्केयरवेयर। स्केयरवेयर मतलब आपको डराने का। तो कोई जैसे मेरे को कुछ दिन पहले मेरे को पूरी दुनिया से लोग संपर्क करते हैं, तो देयर इज वन पर्सन हु कीप्स कॉन्टैक्टिंग, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। तो एक वो है, ही इज डूइंग हिज मेडिकल इन ताशकेंट, ही इज एन इंडियन बट ही इज स्टडिंग इन उज्बेकिस्तान। तो वो एक दिन ऐसी कोई पोर्न साइट देख रहा होगा तो एकदम से एक पॉपअप आ गया, दिस इज बीइंग यूज्ड बाय दोस क्रिमिनल्स। तो व्हेन ही इट्स कॉल्ड स्केयरवेयर, आपको डराने के लिए, जैसे स्पाईवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, तो स्केयरवेयर। तो उसमें एक पॉपअप आ गया, एक स्क्रीन आ गया, उसमें लिखा था एनसीआरबी की, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था। तो उसका एम्बलम लगा हुआ था और साइट का भी नाम वही था। वो स्पूफिंग करके साइट का नाम भी चेंज कर देते हैं, एंड अंदर लिखा था कि आप गलत साइट विजिट कर रहे हो, तो अगर आपका पूरा डेटा लॉक हो गया है और अगर आप पैसा नहीं दोगे 30,000 33,000 से को लिखा था, तो आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। और साइड में एक पेमेंट वो भी बना हुआ था, इधर अपना डिटेल्स भरो एंड पे द मनी। तो दैट फेलो गॉट वेरी स्कैर्ड, ही कॉन्टैक्टेड मी, देन आई टोल्ड हिम दैट देयर इज नो साइट लाइक दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नेवर राइट टू एनीवन एंड से कि जुर्माना दीजिए, ये होगा, तो डोंट, इज नथिंग लाइक दैट। वो बंद भी नहीं होते, ऐसा जो स्केयरवेयर होता है ना, इफ यू क्रॉस का साइन आप दबाओगे तो कोलैप्स भी नहीं होगी साइट, आप उसको एस्केप बटन दबा के भी नहीं हटा सकते, यू हैव टू स्विच ऑफ योर डिवाइस एंड स्विच इट ऑन, देन इट विल गो। तो बट वो लोग डर जाते हैं कि तो परमानेंट स्क्रीन हो गया तो फंस गए हम लोग। तो criminals misuse these kind of sites to do crime. Then children accessing these sites, obviously they will get, that's not for them, it is wrong impressions in their mind, विकृत मानसिकता and all that. तो वो सारे issues हैं। और इंडिया में पोर्न को डाउनलोड करना ऑफेंस नहीं है। जो IT एक्ट है उसमें लिखा है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, ट्रांसमिशन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ट्रांसमिशन मतलब अपलोड करना या उसको पोस्ट करना। तो डाउनलोड करना इज नॉट एन ऑफेंस, विच इज प्रॉब्लम ऑल्सो। तो इसीलिए ये सब देखते हुए इट इज अ थिंग, बच्चों के लिए तो शुड बी मॉनिटर्ड एंड सम सॉफ्टवेयर शुड बी पुट इन देयर डिवाइस, ताकि वो ऐसे साइट्स को एक्सेस ना कर सकें। और उसको चैलेंज को डील करने का तरीका यही है कि लोगों को अवेयर करना है कि आपको कैसे बचना है इन अटैक्स से जो कम थ्रू दी पोर्न साइट्स। बाकी एडल्ट के लिए तो अभी कानून मैंने आपको बता दिया क्या है। पर सर क्या कहीं ना कहीं हमें ये मान लेना चाहिए क्रिमिनल्स जो है वो ज्यादा स्मार्ट है हमारी सिक्योरिटी से? क्रिमिनल इन साइबर वर्ल्ड हैज टू बी वेरी स्मार्ट, बिकॉज ही इज स्मार्टर देन यू, देन ओनली ही डज क्राइम ऑन यू। तो बट इट इज अ मतलब क्राइम एंड इट्स कंट्रोल इज ऑलवेज लाइक अ कैट एंड माउस गेम। तो एक कदम आगे हम रहेंगे, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट रहेगा तो वो हम पीछे रहेंगे, और वो कभी कभी एक कदम आगे निकलेंगे तो हम एक कदम आगे पीछे रहेंगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो साइबर वर्ल्ड में भी नॉट दैट दे आर वेरी स्मार्ट एंड स्मार्टर देन द लॉ इन्फोर्समेंट, बट द फैक्ट इज दैट वॉल्यूम इतना है और इतना सारा वो हो रहा है दैट उसको एक साथ डील करना कभी कभी चैलेंज हो जाता है। और इट इज अ इवॉल्विंग काइंड ऑफ क्राइम। तो पुलिस इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू डील विद इट एंड जनता इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू सिक्योर देमसेल्व्स फ्रॉम इट। सो वो इवॉल्विंग प्रोसेस है, इट विल सेटल डाउन एंड I'm sure then it will be better in control, but as of today it is quite a big challenge. सर अभी तक हमने इंडिविजुअल्स की बात की या कंपनी की बात की कि किस तरह से साइबर अटैक होने के बाद में या तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है या पैसे के मामले में फ्रॉड हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो क्या ये भी संभव है कि आने वाले समय में साइबर क्रिमिनल्स देशों को आपस में लड़वा सकते हैं? नहीं, साइबर क्रिमिनल्स तो नहीं लड़वा सकते, बट आई बिलीव मेनी ऑफ दिस जो काफी सारे देश हैं वो अपने वो साइबर वॉरफेयर को यूज करते हैं एज अ सिस्टम ऑफ अटैकिंग दी आपका अपोनेंट, दूसरा देश। तो वो तो एक कई ऐसे देश हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए तो वो भी एक एंगल है वॉरफेयर का आज की तारीख में। जैसे पहले कन्वेंशनल वॉर होती थी, आजकल स्पेस वॉर एक चीज नई चीज आ रही है, और एक और चीज है साइबर वॉर। तो साइबर वॉर तो वैसे ही कई देश प्रैक्टिस करते हैं दूसरे देशों पे, उनके सिस्टम को हैक करने के लिए, पैरालाइज करने के लिए, बंद करने के लिए, और ऐसा कोई मौका आए तो उनको दिक्कत में डालने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो तो है, बट दैट इज वो एक व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित, मतलब एक जो सिटीजन सिक्योरिटी जो होती है, जो हम देते हैं पुलिस के रूप में, वो उसका मैटर नहीं, वो डिफेंस का मैटर है एक्चुअली। जी सर, कई बार आपने भी सुना होगा और मैं भी सुनती रहती हूँ, किसी की सोशल मीडिया अकाउंट की रीच को लिमिट कर देना या उसको फोर्सफुली कोई कंटेंट बार बार उसकी फीड में दिखाना, क्या ये भी कहीं ना कहीं जो साइबर कंटेंट है उसका एक डार्क साइड नहीं है?
जो सोशल मीडिया जो है, सोशल नेटवर्किंग, वो एक बहुत अगेन बहुत पावरफुल टूल है वो, और वो बना था लोगों को भले के लिए कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, फिर कुछ नए आइडियाज़ निकलेंगे उस शेयरिंग में और आइडिया एक्सचेंज में, और वो आइडियाज़ को फिर लागू होंगे तो अच्छा होगा, तो बेहतर होगा सिस्टम। तो इट वॉज अच्छी चीज़ के लिए बना था, बट उसका आज की तारीख में दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है, मतलब दुष्प्रचार करने के लिए, लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, गलत जानकारियां देकर दूसरे संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को, व्यक्तियों को मतलब अब्यूज करने के लिए, उनको रन डाउन करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए। तो इसका बहुत सारा यूज हो रहा है ऐसे, तो उसका इफेक्ट तो लोगों के मन पे पड़ता है। और बट लोगों को बस मैं हमेशा भी यही बोलता हूं उनको कि ये दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, तो आपको हर चीज़ को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये इसका दुरुपयोग तो हो रहा है, और लिमिट करना, जहाँ तक आपने बोला, वो तो वो जो और कंपनी है वो करती हैं, सरकार नहीं कर सकती। वो तो यूट्यूब करेगी, या फिर फेसबुक करेंगे, या फिर इंस्टा करेगी, करेंगे वो। अब किसके कहने पे करेंगे वो दिस अनदर मैटर। उनके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं एंड ऑल दैट, वो कैसे वर्क करते हैं वो लोग किसी को बताते नहीं है, और वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो तो करा तो उनके द्वारा जाता है, जो आप बोल रहे हैं ना, डाउनग्रेड अगर करना है या किसी को लिमिट करना है तो करेंगे। अगर कोई करेगा तो वो संस्थाएं खुद करेंगी, बट क्यों करेंगी और कैसे, किसके कहने पे करेंगी, वो एक मुद्दा हो सकता है। तो वो मैं उस पर आई कैन नॉट टेल यू कि वो कैसे होता है और क्यों होता है, बट उसका दुष्प्रभाव से बचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि हमको खुद को सोशल नेटवर्किंग जिम्मेदारी से करनी चाहिए, बिकॉज उसके दो पहलू होते हैं। साइबर क्राइम के डेंजर की दो चीजें हैं। आप असली दुनिया में गलती करोगे तो आप अपराध का शिकार हो सकते हो, बट वर्चुअल दुनिया में अगर आप गलती करोगे तो अपराध का शिकार तो हो ही सकते हो, साथ में आप गलती से गलती करके खुद भी अपराधी बन सकते हो। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने अपनी तरफ से तो कुछ नॉर्मल चीज करी और वो एक्चुअली गलती की श्रेणी में थी और वो अपराधी बन गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल नेटवर्किंग आपको बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग अपन को रियलाइज करना चाहिए, कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग अलग अलग चीजें हैं। कम्युनिकेशन अपने जैसे लोगों के साथ बातचीत हो सकती है, सोशल नेटवर्किंग दुनिया के साथ नेटवर्किंग है। तो उसमें आपका तरीका, आपके जो कंटेंट है, जो आपका प्रयास है, वो सब अलग होने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप जब सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं तो क्या आप लाइक, शेयर, फॉरवर्ड पोस्ट कर रहे हैं, आप उसको एक बार नहीं 10 बार देखें और फिर करें, बिकॉज यू शुड डू इट रिस्पॉन्सिबली। तो ऐसा ना हो कि कभी आप दिक्कत में आ जाए और खुद ही फंस जाए और अपराधी बन जाए। तो ताकि खुद दूसरे लोग भी चैन से रहें, आप भी अच्छे से रहो, तो बेटर इज डू इट रिस्पॉन्सिबली। सर, एक टर्म जो हम सुनते हैं जिसे डार्क वेब कहते हैं, सर डार्क वेब होता क्या है, और टॉर ब्राउजर्स जो होते हैं ये नॉर्मल ब्राउजर से किस तरह डिफरेंट होते हैं? देखिए, डार्क वेब तो उस पार्ट ऑफ द वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www, उसका जो एरिया होता है जो ओपन टू एक्सेस नहीं होता विद द नॉर्मल ब्राउजर्स, उसको बोलते हैं डार्क वेब। इट इज जनरली 75% ऑफ द टोटल इंटरनेट। मतलब इंटरनेट 25% इज द सरफेस वेब जिसे बोलते हैं, एंड 75% इज द डार्क वेब। तो डार्क वेब जनरली इज नॉट ओनली, उसका ऐसा एक भावना बन गई है कि डार्क वेब इज ओनली फॉर क्राइम, बट इट इज नॉट ट्रू। डार्क वेब इज यूज फॉर मेनी थिंग्स, जहाँ पे आप डेटा स्टोरेज होता है, जैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिकल कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं। इट इज यूज फॉर स्टोरेज स्पेस ऑल्सो, बिकॉज स्पेस बहुत है, तो उसके लिए भी यूज होता है। बट क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, बिकॉज इट इज नॉट, वो एक्सेसिबल नहीं है बाय नॉर्मल ब्राउजर्स। जैसे आपने बोला टॉर ब्राउजर यूज होता है टू एक्सेस डार्क वेब। टॉर ब्राउजर मीन्स द अनियन राउटर, उसका फुल फॉर्म है। तो अनियन में जैसे प्याज जो होता है उसमें जैसे छिलके होते हैं बहुत सारे, वैसे ही इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो इसलिए इट इज़ अ वे ऑफ हाइडिंग योर आईपी एड्रेस जो होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने क्या पोस्ट कहाँ से क्या की। उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। तो वो होता है आईपी एड्रेस, एक उसका प्रकार होता है। तो आईपी एड्रेस बाकी नॉर्मल वेब में आप करोगे तो आपका एक आईपी एड्रेस होगा आपके पास, जो भी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट, जैसे वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एज सून एज यू आप कनेक्ट करते हो टू अ सर्वर, तो आपको एक आईपी जारी होता है। तो जो भी आपने अगर कुछ गतिविधि करी, अगर वो गलत है, तो हम एज ए लॉ इन्फोर्समेंट चाहिए तो हम आपका आईपी एड्रेस पता करके आप तक पहुंच सकते हैं। ये उसका सिद्धांत है। बट टॉर ब्राउजर का क्या है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, ताकि वो आईपी हिडन होता है, मास्क करते हैं। तो वो लेयर हटा हटा के आपको एक्चुअल आईपी तक पहुंचना पड़ता है। तो वो टॉर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस होता है डार्क नेट। और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए
भी यूज होता है। वहाँ पे एक बहुत इनफेमस वेबसाइट थी, उसको बोलते थे सिल्क रूट। तो सिल्क रूट एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें आप जाके ड्रग्स एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड अवैध हथियार एंड कई कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर देते और लोग फिर उसमें बिटकॉइन में पेमेंट होता था और वो चीज़ आपके घर तक पहुँच जाती थी। ये एक ऐसा लोग मानते थे कि टॉर ब्राउजर है, डार्क नेट है, तो ये कभी पकड़े नहीं जा सकते और ये सालों तक चल रहा था। बट इट इज़ नॉट ट्रू। एक दिन एक संस्था है यूरोपॉल, यूरोपियन पुलिस बोलते हैं, एंड एक है FBI, इन्होंने ऑफ अमेरिका, तो इन दोनों ने मिलके उसके खिलाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। उन्होंने सारे लेयर हटाए, ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट्स तक वो पहुंचे, उन्होंने पूरा गैंग पकड़ लिया। जो मेन उसका करता धरता था वो UK का रहने वाला था और उसको अब आजीवन कारावास भी हो गया और वो पूरी साइट बंद हो गई। वो पूरा जो पूरा वो जो एक सिस्टम था जिसको लोग बोलते थे कभी नहीं खत्म हो सकता, वो खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि डार्क वेब की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और वहाँ पे पकड़े नहीं जा सकते। बिल्कुल होता है, सब होता है, मुश्किल हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सर, आप खुद साइबर की दुनिया में इतने लंबे समय से जागरूकता अवेयरनेस के लिए सक्रिय हैं। कोई एक ऐसा केस जो आपको याद आता हो अपने एक्सपीरियंस में, इस जर्नी में, जो बहुत खास और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? केसेस तो बहुत हैं बट एक मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे साइबर बुलिंग का केस है वो एक्चुअली। और साइबर बुलिंग के केस में वो एक बच्ची थी, बच्ची तो नहीं थी, 24 साल की लेडी थी वो, और वो पढ़ती थी IIM इंदौर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ का प्रतिष्ठित संस्था है। और वो एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी थी। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट थी, एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थी, एक ग्रेट पेंटर थी, एक ग्रेट सिंगर थी। वो जो भी करती थी वो उत्कृष्ट दर्जे से करती थी। अब ये पर सडनली धीरे धीरे कुछ गड़बड़ हो गई और उसने घर से बाहर जाना छोड़ दिया, पढ़ाई में उसका थोड़ा ध्यान लगना कम हो गया। पर मैं उस लड़की के पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि उन्होंने ये अपनी बच्ची में चेंजेस बहुत जल्दी देख लिए। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। बच्चों को अलॉन्ग विद अवेयरनेस मॉनिटरिंग की जरूरत है। वो मॉनिटरिंग पेरेंट्स करते हैं ज़्यादा। असली दुनिया में भी हम करते हैं, एज पेरेंट्स अपने बच्चे को मॉनिटर करते हैं, अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, बट वर्चुअल दुनिया में मॉनिटरिंग बहुत कम है या जीरो है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बट इन्होंने अपनी बच्ची में चेंजेस जरूर देखे मॉनिटरिंग। तो उन्होंने फिर कुछ सोचा कि असली दुनिया में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके प्रभाव में ये हो रहा है। तो उनको ये समझ आ गया कि शायद वर्चुअल दुनिया में भी कुछ होगा। तो वो फिर उस लड़की को मेरे पास लेके आए। मैंने उस लड़की से बात करी। वो बहुत बुरी साइबर बुलिंग का शिकार हो गई थी। पर वो बहुत स्मार्ट थी, जैसे मैंने बोला, शी वाज वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। तो उसने पूरा सबूत इकट्ठा करके रखा था। शी हैड ऑल द एविडेंस। उसने मेरे को दिखाया। वो बहुत खराब था। उसमें वल्गैरिटी थी, ऑब्सीनिटी थी, यूट्यूब में उसको बहुत बुरी बुलिंग होती थी। बट उस सबूत में थे डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब जिसने किया था उसके पदचिन्ह उसमें थे। और डिजिटल फुटप्रिंट्स लाइक फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। या फिंगरप्रिंट यूनिक होता है इंसान को, डिजिटल फुटप्रिंट्स यूनिक होता है यूजर को, बट वो होता यूनिक है। तो उसमें सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स थे। हमने वो डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो किए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। विश्वास नहीं होगा आपको कौन था वो व्यक्ति। उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी, जो शायद एक और लड़की जो उसके संपर्क में 24 घंटे रहती थी, वो कर रही थी आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ व्हाटएवर, एंड वो पकड़ी गई। मैं तो चाहता था उसमें अपराध कायम हो और जेल जाए, बिकॉज वो उसका कृत्य काफी बुरा था। बट दूसरी लड़की नहीं चाहती थी। लंबी कहानी में काउंसलिंग हुई, सब हुआ और बात सेटल हो गई। वो अपने अपने रास्ते गए। आज भी वो लड़की मेरे को फोन करती है हर 2-3 महीने में। शी इज डूइंग वेरी वेल। और आई एम, बिकॉज वो ऐसी अच्छी थी तो शी विल रीच द टॉप, ऐसा भी मेरा विश्वास है। बट मेरा ये भी मानना है कि उसके पेरेंट्स अगर समय पे नहीं देखते तो बाद में 2-3 महीना डिले हो जाता और बाद में ये सब होता, लड़की पकड़ी जाती है। बट तब तक उस बच्ची के माइंड में डैमेज परमानेंट हो सकता था या और कोई बड़ी घटना घट सकती थी। देन शी वुड हैव, वो जो उत्कृष्ट थी वहां से गिर के शायद वो सामान्य हो जाती, शायद बड़ी घटना जैसा बोले सुसाइड और कुछ भी हो सकता है। तो पर वो हो गया समय पे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ समय पे जो कार्रवाई की जाए वो जिंदगी में हर चीज में कारगर होती है, अपराध के संबंध में भी है और चीजों के संबंध में। इफ इट इज डन इन टाइम। सर, बावजूद सारी सतर्कताओं के अगर कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो ही जाता है तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, साइबर, मैंने जैसे बोला, साइबर क्राइम के 2 टाइप हैं। तो पहला टाइप तो होता है फाइनेंशियल वाला। तो फाइनेंशियल वाले में पैसे जाते हैं लोगों के। तो लोग क्या पैसे जाते हैं वो पुलिस के पास या फिर वो बैंक के पास, ताकि वो पैसे को रोक सकें। बट वो सही प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार में पहला चीज आपको करनी चाहिए, जहाँ पे आपके पैसे निकले तो वो एक पेमेंट गेटवे से निकलते हैं हमेशा। देयर इज, व्हेन दे मूव फ्रॉम मेरे अकाउंट से अगर किसी क्रिमिनल के अकाउंट में मूव करे पैसा, तो फिर वो एक गेटवे के थ्रू जाते हैं और वो गेटवे से आपको एक मैसेज आता है कि आपका ये डेबिट हुआ है। अगर आपने किया है तो ठीक, अगर नहीं किया है तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है। या तो लोग उसको
बहुत ज़्यादा बॉदर करते नहीं हैं। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उस गेटवे के हेल्पलाइन नंबर पे या फिर उस गेटवे की वेबसाइट के एक ईमेल होगा उसका होगा हेल्प सेंटर का, वहाँ ईमेल करिए कि मैंने ये पेमेंट नहीं किया है और इसकी जांच हो जाए। तो एक वो जो पैसा जो मूव करता है गेटवे से, वो हर गेटवे में 48 घंटे तक फ्रीज रहता है बिकॉज ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स। वो उसका कारण है, नॉट कि वो अपराध से बचाने के लिए, बट बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो 48 घंटे तक वहीं रहता है पैसा, वो जाता नहीं है इंडिविजुअल अकाउंट में। नोशनली आपको दिख जाएगा कि मेरे अकाउंट में आ गया, बट एक्चुअली नहीं आता, वो रिकंसिलिएशन के बाद मूव करता है। तो इसीलिए वो पैसा उस समय अगर आप रिपोर्ट कर दो और वो लोग उनकी जांच कर लेंगे और जांच में पता चलेगा कि IP एड्रेसेस एंड ऑल वो सही नहीं थे, अलग थे, आपका अलग है, वो अलग जगह से ट्रांजैक्शन किया गया है, तो आपको पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग मेरे विचार में फाइनेंशियल क्राइम में आपको गेटवे वाला करना चाहिए, रिपोर्ट इन द गेटवे। फिर आप जाओ पुलिस के पास जाओ, बैंक के पास जाओ, जो करना है करिए, बट फर्स्ट वो देखिए। ये है उनके लिए। जो सोशल क्राइम्स हैं लाइक साइबर बुलिंग एंड वो बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। पर जाना तो उसमें भी आपको लॉ इन्फोर्समेंट के पास ही है, आपको पुलिस के पास जा सकते हैं, लोकल पुलिस या साइबर सेल होते हैं वहाँ जा सकते हैं, या क्राइम ब्रांच जैसे इंदौर क्राइम ब्रांच में भी उनका एक विंग है जो साइबर क्राइम से डील करता है, तो उधर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नंबर जारी किया 1930 और उनका एक पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप जाके उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े सारे साधन हैं जहाँ आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। बट मेरा एक बस चीज़ कहना है, एक क्राइम होता है ऑनलाइन ग्रूमिंग, जो बच्चों के साथ होता है, जिनको तैयार करके उन पर क्राइम करते हैं और फिर उनको जब फंसा लेते हैं फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। बच्चों के साथ सिर्फ नहीं, एडल्ट्स के साथ भी होता है, बट ज़्यादा बच्चों और युवाओं के साथ होता है। तो ऐसे बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं वो फंस जाते हैं और फिर फंसते जाते हैं, फिर उनसे एक बार फंसा लेते हैं तो फिर उनसे बोलते हैं पैसे भेजो। तो बच्चे सोचते हैं कि हमारा को बच जाएंगे हम, तो पैसे भेजते हैं। कई बच्चियों को बोलते हैं कि हमें अपनी ऑब्सीन फोटोग्राफ्स लेके भेजो। तो कई ऐसे बहुत केसेस हैं जब बच्चियां अपनी ही फोटोग्राफ्स लेके भेजती हैं। एक पुणे में आदमी मुंबई में गिरफ्तार हुआ था, पुणे का था वो, उसने 6 महीने में 800 लड़कियों को फंसाया था, नाबालिग। और जब उसका फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ उसके मोबाइल का और उसमें डेटा रिकवरी की गई, तो इन 800 बच्चियों की 700 ऑब्सीन फोटोग्राफ्स मिली। जस्ट इमेजिन 6 मंथ्स में उन्होंने कैसे फंसाया, कैसे उन बच्चियों को परेशान किया, कैसे उनसे, कोई स्वेच्छा से तो देगा नहीं। तो ये हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा, फिर ऑफलाइन मिलने बुलाते हैं कईयों को, नहीं तो हम आपको जो, कईयों को चले जाते हैं, कोई किडनैप हो जाते हैं, कई लड़कियों के साथ रेप कर देते हैं, बट ये कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है, ऐसे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि एक तो आपको अपनी सूचना सुरक्षित रखना है ताकि आप ऐसे अपराध में फंसो ही ना। पर अगर फंस भी गए तो फिर आपको नहीं सोचना है कि आप कल्प्रिट हो, कि आपने गलती करी है, आपके ऊपर अपराध कर रहा है कोई, आप विक्टिम हो, आप कल्प्रिट नहीं हो। विक्टिम का काम होता है बताना, कल्प्रिट का काम होता है छुपाना। तो आपको छुपाना नहीं है, आप फंस गए, चलिए गलती हो गई, माता पिता को बताओ, ब्रदर सिस्टर को, टीचर प्रोफेसर, जिससे भी विश्वास करते हो उनको बताओ और उसका समाधान ढूंढो, उसको पकड़वाओ, खुद बचो। कभी ऐसा मत करना कि उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाओ और बोलो कि मैं पैसे दे दूंगा या फोटो दे दूंगी तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा होने नहीं वाला। सर, हमने आपसे साइबर की दुनिया से जुड़े कई सारे सवाल किए जिनके आपने बहुत सुलझे हुए जवाब दिए, पर आप एक IPS अधिकारी भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी अपनी एक जर्नी थी, वो एक संघर्ष का वो एक समय आपने भी देखा है। जो बच्चे एस्पिरेंट्स आज इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पहले मैं अपनी जर्नी का बता दूं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट इज जस्ट अ स्मॉल, छोटा सा पार्ट जल्दी से। मैं तो एक इंजीनियर था फ्रॉम NIT त्रिची, और मैं बहुत कीन था कि मैं विदेश में जाके अपनी MBA और मास्टर्स की डिग्री करूं, और मेरे को एडमिशन भी मिल गया था US की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में मिल गया था, कॉर्नेल में मिल गया था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। मेरे पिताजी एक IAS अधिकारी थे और वो MP काडर में ही थे। जब वो कलेक्टर थे इंदौर में, तब मैं पैदा हुआ इंदौर में, तो वो मुख्य सचिव बन के रिटायर हुए मध्य प्रदेश के। और मैं एक ही बेटा था उनका, तो मेरी मदर ऐसी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं विदेश जाऊँ पढ़ने के लिए, बिकॉज वो जानती थी मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा। तो मेरे को बोलती रहती थी, तो मैं उनको बोलता था मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरे को जाना है, पढ़ना है, मैं आ जाऊँगा। पर वो कन्विंस नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन मेरे को बोला कि तुम्हारी माँ बोल रही है तो एक बार तुम ये एग्जाम दे दो। ये जो, तो अच्छा, मैंने अपने पिताजी को देखा था एज एन IAS ऑफिसर, तो हर बेटे के मन में रहता है कि अपने पिताजी जैसे बनने का एक ख्वाब, तो वो तो था मेरे मन में। बट मेरे को अच्छा, मतलब मेरा कोई ऐसी वो नहीं थी एम कि मैं IAS IPS में आऊँगा। तो क्योंकि मदर ने बोला कि एक बार आप दे दो, आ गए तो रह जाना, नहीं आए तो चले जाना, 1 साल माँ के लिए कर सकते हो। तो मैंने उनकी कहने के कारण, मदर का दिल रखने के लिए, तो मैंने अपने एडमिशन्स 1 साल आगे किए, डिफर किए, और मैंने ये एग्जाम दिया। और मैं IAS में तो नहीं आया, मैं IPS में आया।
मेरा 1 मार्क कम था IAS में, वो एक लंबी कहानी है। बट मेरे को मध्य प्रदेश काडर मिल गया, जहाँ मेरे फादर भी MP काडर के थे, तो फिर मैंने एक और बार दिया, उसमें भी मेरे को IPSC मिला, तो वो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो मेरी तो ये कहानी है इस सेवा में आने की। मेरी कोई एम एम्बिशन शुरू से नहीं था कि मैं आऊँगा, बट मैं आया और अब मेरे 33 साल हो गए, मैंने पूरी दुनिया में काम कर लिया। मेरे को आई थिंक इससे अच्छा मेरे को कोई विकल्प नहीं हो सकता था। पुलिस की नौकरी वैसे भी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, बहुत थैंकलेस है, पर बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी नौकरी अगर कोई आप दिल से ईमानदारी से करो तो फिर पुलिस की नौकरी से अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज आप लोगों के दुख दर्द में, उनके समस्या के समय में उनके काम आते हो। इससे अच्छा पुण्य का काम नहीं हो सकता, बट आपको ईमानदारी से और मेहनत से करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे इसकी दिशा में बढ़ रहे हैं, मैं आज भी एक संस्था में गया था, कौटिल्य एकेडमी, वहीं था मेरा कार्यक्रम, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे। मैंने उनको यही बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग अपने उद्देश्य में सफल होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी सफल होंगे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो करोगे उसमें सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो सफलता का मूल मंत्र बहुत अलग होते हैं। आपने उद्देश्य बनाया ये IPS में आना, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, शायद आप आने के बाद सफल ना हो, बट अगर आप नहीं आए और आप शायद दूसरी चीज में जाओ तो आप बहुत सफलता प्राप्त करो। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बस ओनली चीज इज दैट आज का युग जो है, जो एज है, ये समझना पड़ेगा सब युवा को कि ये सूचना का युग है। तो इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। इंफॉर्मेशन इज मोर देन एजुकेशन, मोर देन लर्निंग, इट इज समथिंग, बहुत बड़ी चीज होती है। तो इंफॉर्मेशन रखो, उसको स्मार्टली यूज करो, तो आप सफल, सुरक्षित, सुखी सब कुछ होगे। तो इंफॉर्मेशन से क्योंकि आते हैं आइडियाज, जो आइडियाज से आता है इनोवेशन, कोई नई चीज करने का तरीका, और इनोवेशन से आता है इनिशिएटिव, मतलब आप कुछ करो तो नए तरीके से करो तो आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई करो, आप जॉब में आ गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर कुछ दूसरी चीज करो, उसको भी नई तरीके से करो, इनोवेटिव तरीके से करो, तो आपको सफलता मिलेगी। तो 4 आईज मैं उसको बोलता हूँ ऑफ सक्सेस: इंफॉर्मेशन, आइडिया, इनोवेशन एंड इनिशिएटिव। वरुण कपूर सर, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर आज साइबर सिक्योरिटी के कई सारे सवालों पर, कई सारे टॉपिक्स पर हमने आपसे बात की, और इसके अलावा आपका जो विजन हमने जाना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब दुनिया पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।